नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाश भैया की पाठशाला में। आज हम क्लास 9th मैथ का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, संख्या पद्धति। क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का अध्याय नंबर 1 पहला पार्ट, जो कि हमारा पहला चैप्टर क्या है, संख्या पद्धति। ठीक है दोस्तों। तो आज हम इसके बारे, जो हमारी संख्या पद्धति है, इसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, हम इन सभी कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम जानेंगे। तो बात आती है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे संख्या। संख्या कितने प्रकार की होती है, क्या जानेंगे? हम जानेंगे संख्या। जो हमारी संख्या होती है, संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। क्या होती हैं? संख्याएं हमारी दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों? दो प्रकार की। पहली होती है हमारी वास्तविक संख्या। पहली होती है हमारी वास्तविक संख्याएं, ये होती हैं। पहली होती है हमारी वास्तविक संख्याएं, और दूसरी होती है हमारी काल्पनिक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? दूसरी होती है हमारी काल्पनिक संख्याएं। जो हमारी वास्तविक संख्या होती हैं, इसको इंग्लिश में बोलती हैं रियल नंबर। इसको बोलते हैं रियल नंबर। जो काल्पनिक संख्या होती है, इसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो संख्या पद्धति के अंदर संख्याएं जो होती हैं हमारी, संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं वास्तविक संख्याएं, एक होती हैं काल्पनिक संख्याएं। तो जो वास्तविक संख्या होती है रियल नंबर, और काल्पनिक संख्या जो होती है इमेजिनरी नंबर। तो हमें कक्षा 9 में हमें पढ़नी है वास्तविक संख्या। कौन संख्या पढ़नी है दोस्तों? वास्तविक संख्या। जो इमेजिनरी संख्या होती हैं, इमेजिनरी नंबर्स, तो जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, इन्हें हमें क्लास 11th में पढ़ना होता है। कितने पढ़ना होता है? 11th में। तो हमें पढ़ना है वास्तविक संख्या। क्या पढ़नी है? हमें पढ़नी है वास्तविक संख्याएं। तो हम वास्तविक संख्याएं के अंदर जानेंगे। वास्तविक संख्याओं के अंदर भी कई प्रकार की संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याओं के अंदर भी कई प्रकार की संख्या होती हैं। जैसे कि पहली होती हैं प्राकृतिक संख्याएँ। क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएँ। और एक होती हैं पूर्ण संख्याएँ। कौन सी संख्याएँ? पूर्ण संख्याएँ। जो पूर्ण संख्याएँ होती हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। इसे बोलते हैं होल नंबर। और जो प्राकृतिक संख्या होती हैं, इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। अब हम जानेंगे प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्या होती है जिनकी गिनती 1 से प्रारंभ होती है। किससे प्रारंभ होती है? प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जिनकी गिनती 1 से प्रारंभ हो अनंत तक, वो प्राकृतिक संख्या होती हैं। और पूर्ण संख्या क्या कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्या वे संख्या होती हैं जिनमें 0 को सम्मिलित किया जाए। किनको किया जाए? 0 को, डॉट 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 अनंत तक। यानी प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जिनकी गिनती 1 से प्रारंभ हो अनंत तक। और पूर्ण संख्या वे संख्या होती हैं जिनमें हम 0 को सम्मिलित कर देते हैं। जिनमें हम 0 को सम्मिलित कर लेते हैं, वे हमारी होती हैं पूर्ण संख्याएं। और जिनमें 0 नहीं, जिनकी गिनती 1 से प्रारंभ होती है, वो होती है हमारी प्राकृतिक संख्या। ठीक है। अब इसके अंदर भी हम कई प्रकार की प्राकृतिक संख्या जो होती हैं, इसके भी अंदर हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। इसके अंदर हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। जो परिमेय संख्या होती हैं, इसे बोलते हैं रेशनल नंबर। इसे बोलते हैं रेशनल नंबर। और जो अपरिमेय संख्या होती हैं, इसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। इसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या कौन सी होती हैं? तो हम जानते हैं परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिससे P/Q के रूप में लिखा जा सके। जैसे 2/3, 4/7, 9/8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है दोस्तों। अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या होती हैं? अपरिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। जैसे √2, √7 हैं, और जैसे मैंने ले लिया √11 और डॉट डॉट डॉट। और भी जैसे मैंने लिख लिया 0.01, 001, 0001 डॉट डॉट डॉट। तो ये भी क्या होती है? ये भी हमारी एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है दोस्तों। मैं इसके और डीपली में बता दूं तो आपको पता होना चाहिए कि जो परिमेय संख्या होती है, हमने कुछ स्टार्ट में पढ़ी थी। परिमेय संख्या एक वही संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। P/Q के रूप में लिखा जा सके।
ठीक है दोस्तों। और अपर में संख्या कौन सी है? अपर संख्या वे संख्या होती हैं जैसे P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके। ठीक है दोस्तों, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब वास्तविक संख्याओं के अंदर ही हम पढ़ेंगे पूर्णांक। क्या पढ़ेंगे? इन्हीं के अंदर हम पढ़ेंगे पूर्णांक। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? पूर्णांक। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। इंग्लिश में पूर्णांक को क्या बोलते हैं? इंटीजर। इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। अब जो पूर्णांक होते हैं हमारे, पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं पूर्णांक? पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या होते हैं? एक होते हैं धनात्मक, एक होते हैं धनात्मक पूर्णांक, एक होते हैं धनात्मक पूर्णांक और एक होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होते हैं? एक होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ये होता है पॉजिटिव इंटीजर, ये होता है नेगेटिव इंटीजर। ये होता है पॉजिटिव इंटीजर और ये होता है नेगेटिव इंटीजर। जैसे हम समझते हैं तो पूर्णांक हमारे, हम आपको बता दें तो पूर्णांक कौन कौन से होते हैं। पूर्णांक होते हैं जैसे हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 0 से लेके 9 तक हमें ये कितने होती हैं? हमारे पूरे 10 पूर्णांक होते हैं। कितने होते हैं? 10 पूर्णांक। एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, पूर्णांक की बात की जाती है तो हम सिर्फ बात करते हैं सिंगल डिजिट की। किसकी बात करते हैं? हम करते हैं सिर्फ सिंगल डिजिट की। अगर हम पूर्णांक पूछा जा रहा है तो वो आपको ध्यान रहना चाहिए आपके मन में कि सिंगल डिजिट होता है पूर्णांक। और यदि बात की जाती है आपसे संख्या की, किससे? संख्या की, तो संख्या क्या होता है? दो पूर्णांक मिलकर एक संख्या बनाते हैं। दो पूर्णांक मिलकर एक संख्या बनाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है धनात्मक पूर्णांक की और ऋणात्मक पूर्णांक की। तो धनात्मक पूर्णांक जैसे कि 1, 2, 3, 4 डॉट 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 9 तक, तो ये क्या है? हमारे धनात्मक पूर्णांक। हम चाहते हैं तो इसमें प्लस का चिन्ह भी लगा सकते हैं। हमारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं। वैसे कोई संख्या यदि कोई पूर्णांक प्लस में हो तो उसमें प्लस का चिन्ह लगाएं, अन्यथा ना लगाएं। लेकिन जो हमारा ऋणात्मक पूर्णांक होता है इसमें चिन्ह लगाना अनिवार्य होता है। -1, -2, -3 डॉट 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 -9 तक। ये होते हैं हमारे ऋणात्मक पूर्णांक, ये होते हैं हमारे धनात्मक पूर्णांक। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं इसी के अंदर शांत संख्या और अशांत संख्या। इसी के अंदर हम पढ़ते हैं शांत संख्या। इसी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? शांत संख्या और पढ़ते हैं अशांत संख्या। क्या पढ़ते हैं? अशांत संख्या। तो शांत संख्या क्या होती है? तो शांत संख्या वे संख्या होती हैं जो जिनमें शेषफल नहीं बचता है, और अशांत संख्या वे संख्या होती है जिनमें शेषफल बचता है, वो कटती नहीं है। जैसे अशांत संख्या की बात करूं मैं, तो अशांत संख्या जैसे मैं 1 का भाग करता हूं 3 में, 1 का भाग करूं 3 में तो 3 का भाग करता हूं मैं 1 में, तो यहाँ पर कितना पॉइंट लगा दिया तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। 3 त्रिका 9, 1 आ गया। दूसरा लग गया तो 0 बढ़ जाएगा। 3 त्रिका 9, फिर 1 आएगा, फिर 0 लेंगे, फिर 3 त्रिका 9, यानी इसी तरह 3 3 3 3 आता रहेगा। तो ये कैसी संख्या है? ये हमारी अशांत संख्या है। अब बात आती है शांत संख्या की। तो शांत संख्या में जैसे मैंने 5 का भाग कर दिया 2 में, 5 का भाग मैंने कर दिया 2 में, तो मैं 5 का भाग करूँ 2 में तो 0 पॉइंट लगा के मैं यहाँ पे 0 बढ़ा सकता हूँ। जब 5 का भाग करेंगे तो 20 में कितने बार में जाएगा? 4 बार में। 5 चौका 20, तो ये पूरा कट गया। ये होती है शांत संख्या, ये होती है अशांत संख्या। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को आ गया होगा समझ में कि संख्या क्या होती हैं, वास्तविक संख्या के अंदर क्या क्या होता है। अब इसके बाद हम अपनी पहली अभ्यास प्रश्नावली 1.1 लगाना प्रारंभ करते हैं। तो हमारी प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल ये दिया गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो हम पहला सवाल सॉल्व करते हैं। क्या कहा गया है पहले सवाल में? पहले सवाल में कहा गया है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व। देखो दोस्तों बहुत ही सरल है, एक लाइन का सॉल्व है, एक लाइन में हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि P जो हमारा 0 है क्या है? इसमें कहा गया है शून्य। क्या कहा गया है? शून्य। यानी जो हमारा शून्य यानी जो हमारा 0 होता है उसे क्या वह एक परिमेय संख्या है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे हाँ। क्या लिखेंगे?
इसका आंसर लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। अब बोला गया है आगे, क्या आप इसे पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, देखो कैसे, तो हमारे पास है शून्य, क्या है? जीरो। तो जीरो के बटे में हम एक लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? जीरो के बटे में एक, क्योंकि हम जब एक का भाग जीरो में करें तो जीरो आएगा, यानी हम इसे पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हाँ शून्य, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और उसमें कहा गया है क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी इसे हमने क्या लिखा है? इसे हमने पी अपन क्यू के रूप में लिख लिया। तो इसमें जो क्यू है, जो क्यू क्या रखा है हमने, इसमें लिखा गया क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी हमें क्यू जीरो नहीं रखना है और हमने यहाँ पे क्यू जीरो नहीं रखा है। तो इसमें आंसर आप लिख देंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसका आंसर आप लिख सकते हैं, आगे लिख देना हाँ इसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, पहला आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब अगला सवाल लगाते हैं हम। तो अगला सवाल क्या है दोस्तों हमारा? अगला सवाल है हमारा 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम अपना सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्व। देखो इसे सॉल्व कैसे करना है, इसमें कहा गया है कि 3 और 4 के बीच हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी। कितनी करनी है? 6। जब भी हमें जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो, जैसे मान लो हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे? 6 में 1 जोड़ देंगे, कितना आएगा? 7। कितना आया? 7। तो हमें किसके बीच में निकालनी है? हमें निकालनी है 3 और 4 के बीच में। किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो क्या किया हमने? 6 में 1 जोड़ दिया, 7, और क्या करेंगे हम? 7 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे दोनों संख्याओं में, यानी 7 में हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ऊपर हमने 7 से गुणा किया, इसके नीचे हमने बटे में 1 मान लिया, इसमें भी हमने ऊपर नीचे 7 से गुणा, इसमें भी हम ऊपर 7 से गुणा करेंगे और नीचे हम 7 से गुणा करेंगे। तो हमने इसमें गुणा किया, कितना आया? 30 7 21, 7 एकम 7, और यहाँ पे कितना आएगा? 7 चौको 28 और 7 एकम 7। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम 6 परिमेय संख्याएं बराबर, क्या लिखेंगे? यहाँ हम लिखेंगे 6 परिमेय संख्याएं बराबर। तो हमें किसके बीच में निकालनी थी? 3 और 4 के बीच में। तो हमने इसमें क्या किया? 6 में 1 जोड़ा 7, ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो अब देखो ये 21/7 और ये लिखा है 28/7। तो 21 के आगे क्या आएगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6। ये क्या होगा दोस्तों हमारा आंसर? यही हमारा आंसर देखो दोस्तों उत्तरमाला में आ रहा है, आंसर शीट में भी यही हमारा आंसर आ रहा है। इसका हम आंसर देखते हैं। देखो दोस्तों ए है, इसका आंसर कितना आ रहा? 6 परिमेय संख्याएं बराबर, कितना आ रहा? 6 परिमेय संख्याएं बराबर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ठीक है दोस्तों, अब लगाते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल क्या है दोस्तों हमारा? देखो अगले सवाल में बोला गया है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी। कितनी करनी है? 5। तो इसे आप खुद भी कर सकते हैं, फिर मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो इस सवाल में क्या कहा गया है? 3/5 और 4/5 के बीच हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था? हमें जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी, कितनी करनी है? 5। तो क्या करेंगे हम? 5 में 1 जोड़ देंगे, कितना आ गया? 6। तो हम क्या करेंगे? 3/5 और 4/5 में क्या करेंगे? ऊपर नीचे 6 से गुणा कर देंगे। कितने से गुणा कर देंगे? ऊपर नीचे 6 से गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे कितना आएगा? 3 18 और 6 5 30, और ये कितना आएगा? ये आएगा हमारा 6 चौको 24 और 5 का 30। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कितनी निकालनी है? 5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 परिमेय संख्याएं बराबर, क्या लिखेंगे? यहाँ हम लिखेंगे 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं बराबर। तो 18 के आगे कितना आएगा? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। इतने क्या आ गया दोस्तों हमारा आंसर। अब अगला सवाल लगाते हैं हम। तो अगले प्रश्न में क्या है दोस्तों? अगले प्रश्न में हमें सही गलत दिए गए हैं, बताना है कारण के साथ कि उत्तर सही है या गलत है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको विद कारण के बताते हैं कि सत्य है या असत्य है। तो पहला है हमारा, पहला क्या कहा गया है? पहले सही गलत में कहा गया है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है।
दोस्तों इसमें कहा गया है प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या मतलब होता है प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल होती है। तो हमारा क्या हो जाएगा पहला 7। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोस्तों मैंने आपको देखो बेसिक में बताया था कि जो हमारी प्राकृत संख्या होती हैं, प्राकृत संख्या जो होती हैं, प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती हैं और जो पूर्ण संख्या होती हैं वो 0 से प्रारंभ होती हैं। यानी प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती हैं और जो पूर्ण संख्या होती हैं वो 0 से शुरू होती हैं। यानी जो 1 से लेकर ये जितनी भी गिनती रहती हैं वो पूर्ण संख्याओं के अंदर आती हैं। यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला हमारा हो जाएगा 7। दूसरा क्या है? दूसरे में कहा गया है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। उसमें कहा गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये होगा हमारा गलत। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसमें कहा गया है कि प्रत्येक पूर्णांक की पूर्ण संख्या, जैसे कि -2 है हमारा, क्या है दोस्तों? -2। मैंने -2 ले लिया, तो क्या ये एक पूर्ण संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3। तो ये एक पूर्णांक तो है किंतु क्या नहीं है? एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये भी समझ में आ गया होगा। तीसरा क्या है दोस्तों हमारा? तीसरे में कहा गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये हमारा क्या है दोस्तों? असत्य है। क्या है? तो इसका जो तीसरा वाला है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि जैसे उसमें कहा गया कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या। अब परिमेय संख्या के लिए जैसे मैंने ले लिया 1/2। क्या ले लिया? मैंने 1/2 ले लिया। अब यह एक परिमेय संख्या तो है क्योंकि संख्या क्यों के रूप में लिख सकते हैं। और उसमें कहा गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है? 0, 1, 2, 3 ... होती है कि नहीं होती है? तो यदि हम इसका इसमें 1/2 जो P/Q के रूप में है, इससे अब ये पूर्ण संख्याओं के अंदर तो आ नहीं रहा 1/2। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? असत। ये हमारे जो थे प्रश्नावली 1.1, हमारी प्रश्नावली पहली थी 1.1 के जो पूरे सवाल थे हमने लगा लिए हैं। इसी के साथ हमारी पहली अभ्यास खत्म होती है। यदि कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, आपको सवाल समझ में आ जाएगा। और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।